मायका बना पिंजरा वर्सेस ससुराल बना आजादी। अंधेरी रात। घर के पीछे बना एक टूटा फूटा स्टोर रूम। दीवारों पर सीलन होती है और फर्श पर अनाज के खाली बोरे पड़े होते हैं और कोनों में चूहे दौड़ रहे होते हैं। मधुबाला गुस्से में गौरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले आती है। अब यहीं रहेगी तो हमारे घर की नाक कटवा दी तूने। गौरी को जोर से कमरे में धक्का दे देती है। दरवाजा बंद, कुंडी लगा देती है और ताला भी। गौरी डर से कांपती हुई दीवार से लग जाती है। चूहे उसके पैरों के पास से भागते हैं। वो रोते रोते खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे डर लग रहा है। मम्मी मम्मी। लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा होता है। यहीं से शुरू होती है मायके का पिंजरा। गांव का बड़ा मेला, हर तरफ रोशनी, झूले, शोर। गौरी अपनी माँ मधुबाला, प्रीतम जी और बड़ी बहन शिल्पा के साथ आई होती है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एक पल के लिए गौरी ने झूले की तरफ देखती है और अगले ही पल वो अपनी माँ से बिछड़ जाती है। मम्मी मम्मी। उधर मधुबाला और प्रीतम जी परेशान होकर उसे ढूंढते हैं। गौरी गौरी। घंटों ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। शाम ढल जाती है। सब थक हार कर घर लौट आते हैं। रात के 9 बज चुके होते हैं। घर में मातम सा माहौल होता है। अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। दरवाजा खुलता है और गौरी रोते हुए खड़ी होती है। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, आंखें सूजी होती हैं। मम्मी, मैं खो गई थी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? मधुबाला उसे गले लगाने की बजाय गुस्से से कहती है, कहाँ थी तू इतनी देर? पता है हमने तुझे कितना ढूंढा। कुछ लड़के मुझे उठा कर ले गए थे, मैं चिल्ला रही थी पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, फिर वो खुद ही मुझे छोड़ गए। ये सुनते ही मधुबाला और प्रीतम जी का चेहरा सख्त हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे मधुबाला गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे स्टोर रूम में ले जाती है। तू अब अशुद्ध है, अब यही कमरा तेरी दुनिया है, तू घर में कभी नहीं आएगी। दरवाजा बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। यहां से गौरी की जिंदगी की कैद शुरू होती है। दिन में उससे घर का काम करवाए जाते हैं। रात होते ही फिर वही कमरा, वही ताला। वो दुनिया सिर्फ खिड़की से देखती है। उससे हंसना, बाहर जाना, सपने सब छिन गया होता है। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। वहीं अंधेरा स्टोर रूम, वही सीलन भरी दीवारें। बस फर्क इतना होता है कि अब गौरी बच्ची नहीं, बड़ी हो जाती है। कड़ाके की ठंड की रात में फर्श बर्फ की तरह ठंडा होता है। गौरी एक पुराने फटे हुए कपड़े में लिपटी सीधे जमीन पर सोई होती है। अगली सुबह लोहे का दरवाजा खुलता है। तेज रोशनी सीधे गौरी के चेहरे पर पड़ती है। गौरी आंखें मसलते हुए उठती है। ए उठ, घर के काम करने का टाइम हो गया है। गौरी ठंड से कांपती हुई उठती है। उसके पैर सुन्न पड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप बाहर निकल जाती है। ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा होता है। सब कंबल ओढ़े आराम से बैठे होते हैं। गरम चाय, गरम नाश्ता अपनी जगह पर ही करते हैं और उधर गौरी नंगे पांव फर्श पर झाड़ू लगा रही होती है। बर्फ जैसे पानी से बर्तन धो रही होती है। ठंड से उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। कोई उसकी तरफ देखता नहीं। दिन ढलता है। घड़ी में शाम के 6 बजते हैं। मधुबाला बिना कुछ कहे गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे फिर उसी स्टोर रूम के सामने ले आती है। मम्मी, मुझे आज खाना तो खाने दो, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, परसों खाया था। तुझे नियम पता है ना, मैंने तेरे लिए क्या नियम बना रखे हैं? गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन खाना, आज तेरा खाने का दिन है, जा आज दे दूंगी। इतना कहकर वो गौरी को कमरे में धकेल देती है। दरवाजा बंद, ताला लग जाता है। गौरी अंदर अंधेरे में बैठ जाती है। उसकी आंखें दरवाजे की दरार को देख रही होती हैं, जहां से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही होती है। क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? गौरी जमीन पर बैठी हुई घुटनों में सिर छुपाई आंखें सूजी होती हैं। कुछ देर बाद बाहर पायल की आवाज आती है। दरवाजा नहीं खुलता, बस नीचे बने छोटे से गैस से एक लोहे की प्लेट जोर से फेंक दी जाती है। प्लेट जमीन पर गिरते ही खनक उठती है। थोड़ा सा दाल बाहर छलक जाती है। ये ले तेरा खाना, चुपचाप बैठकर खाना खा लेना। गौरी कुछ नहीं कहती। वो प्लेट को धीरे से अपनी तरफ खींचती है। हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू गिरते जा रहे होते हैं। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है और खाते खाते खुद से बुदबुदाने लगती है। मैं अपने ही परिवार में ऐसे जी रही हूँ जैसे किसी की कैद में हूँ, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में बंद हो। गौरी एक रोटी मुश्किल से खा पाती है। दूसरी रोटी प्लेट में ही रह जाती है। भूख से ज्यादा दर्द होता है। वो प्लेट को धीरे से उसी गैप की तरफ सरका देती है। अगले दिन बाहर सड़क में बच्चों की आवाजें गूंज रही होती हैं। पकड़ पकड़, अरे तू आउट हो गया। ठंड की हल्की धूप में बच्चे हंसते खेलते दौड़ते खेल रहे होते हैं। अंदर स्टोर रूम में गौरी धीरे धीरे खिड़की के पास आती है और खिड़की के बीच से बाहर झांकती है। बाहर कितना मजा आता होगा ना, धूप कितनी अच्छी लग रही है, बस थोड़ी देर के लिए ही सही।
वो हाथ आगे बढ़ाकर धूप में हाथ सेकने की कोशिश करती है। मैं लास्ट टाइम बाहर कब गई थी? हाँ, मेला। जब मैं मेला गई थी, मेले के बाद मैंने आज तक बाहर कदम नहीं रखा। धूप में खेलना कितना अच्छा लग रहा है। उस बात को 20 साल हो गए, 20 साल, और मैं आज भी आई हूँ। काश मैं भी कभी बाहर जा पाती। गौरी खिड़की की सलाखों से बाहर देख रही होती है। अगले दिन बाहर गली से उसकी 2 सहेलियां गुजर रही होती हैं। अरे गौरी, अब तो बाहर आ जा यार। जब भी हम तुझे बुलाते हैं कोई ना कोई बहाना बना देती है। कभी कहती है काम है, कभी कहती है मन नहीं है। हाँ यार, तू तो हर बार मना ही करती रहती है। हाँ चलो ठीक है, मैं आऊंगी कभी। अब तुम लोग जाओ। लेकिन यही तो बता, तू हर वक्त इसी कमरे में क्यों रहती है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रहती हूँ, यहाँ अपने क्रिएटिव काम करती रहती हूँ। गौरी, हमें पता है तू झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। हम तेरी दोस्त है, हमें बता सकती है। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मम्मी आने वाली है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, चले जाओ। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब भी मन हो हम हैं। वे जाने लगती हैं, तभी अचानक गेट जोर से खुलता है। मधुबाला हाथ में डंडी लिए खड़ी होती है। उसकी नजर सीधे गौरी और खिड़की पर जाती है। किससे बात कर रही है तू? गौरी कुछ बोल पाए उससे पहले डंडी हवा में घूमती है। मम्मी, मना किया ना तुझे बाहर के लोगों से बात करने के लिए। मम्मी, मैंने किसी से बात नहीं की, वो खुद ही आ गई थी। अगर उन्हें तेरे बारे में सच पता चल गया ना, तो हमारी नाक कट जाएगी। पूरे मोहल्ले में हमें समाज वाले बैठने ही नहीं देंगे। मम्मी मुझे छोड़ दो, प्लीज मत मारो। खुद तो तू ससुराल चली जाएगी, पीछे हमें बदनाम करके। कितनी बार मना किया है, यही कमरा है तेरी जिंदगी। मम्मी प्लीज। लेकिन मधुबाला नहीं रुकती। मार की आवाजें और गौरी की सिसकियां पूरे घर में गूंजती हैं। घर के पीछे से एक कच्ची रोड गुजरती है। हर रोज उसी रोड से एक लड़का राघव निकलता है, कंधे पर बैग, और रोज उसी खिड़की को देखता है जहां एक लड़की खिड़की के पीछे खड़ी होती है। ये लड़की हर दिन यहाँ क्यों रहती है? आज फिर आ गया ये लड़का, रोज यहीं से गुजरता है। दोनों की नजरें रोज टकराती हैं। पहले बस चुप्पी, फिर हल्की मुस्कान। धीरे धीरे वो मुस्कान इंतजार में बदल जाती है। एक दिन राघव रुक जाता है और आसपास देखता है कि कोई नहीं होता है, तो गौरी के पास जाता है। सुनो, आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? जल्दी बोलिए, कोई देख लेगा। तुम हमेशा यहीं क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं देखता। मेरे घर वालों ने मुझे यहीं बंद करके रखा है। बंद? पर क्यों? कुछ बातें हर कोई समझ नहीं सकता। तुम तो इतनी प्यारी हो, तुमसे कोई नफरत कैसे कर सकता है? सब लोग हर इंसान को पसंद नहीं करते। राघव कुछ नहीं कह पाता और चला जाता है। अगले दिन फिर बातें होती हैं। आज धूप अच्छी है ना? हाँ, धूप तो बाहर वालों के लिए ही होती है। तुम हंसती हो तो ऐसा लगा समय रुक गया हो। गौरी शर्मा जाती है। रात को राघव कुर्सी पर बैठा होता है। आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी होती है। मेरा मन करता है मैं गौरी के सारे दर्द अपने ऊपर ले लूं। मैं अब उसे उस पिंजरे में कैद नहीं देख सकता। कल मैं अपने मम्मी पापा को उसके घर लेकर ही जाऊंगा। अब बहुत हो गया। अगले दिन गौरी स्टोर रूम में बंद होती है। बाहर गेट पर गाड़ी रुकती है। राघव अपने पूरे परिवार के साथ आता है। सब अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, बहन जी, लड़की कहाँ है? जी अभी आती है। वो तेजी से अंदर जाती है। शिल्पा, जल्दी बाहर आ, तुझे देखने वाले आए हैं। माँ पर चुप, तैयार हो जा। मम्मी, दरवाजा खोलो, कौन आया है? चुप रह, तेरा कोई काम नहीं। मधुबाला शिल्पा को सजा कर लाती है। ये वो लड़की नहीं है? कमला देवी शिल्पा को ध्यान से देखती है। नहीं नहीं, हमें ये लड़की पसंद नहीं है। हमें तो दूसरी लड़की पसंद आई थी। मधुबाला और प्रीतम जी एक दूसरे की ओर देखते जाते हैं। एक कोने में दोनों बातचीत करते हैं। हमारी तो एक ही लड़की है, इन्होंने दूसरी कैसे देख ली? अरे कहीं बचपन में ही देख ली होगी। वो इतने सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली, उसे देखते भी कहां से। हाँ, आप सही कह रहे हो। इस अपशगुन की जल्दी शादी हो जाए तो हमारी जान छूटे, वरना किसी को इसका सच पता चल गया ना, तो पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। हाँ, जल्दी से इसे तैयार करके ले आओ और उसके हाथ पैरों पर जो पीटने के निशान है उन्हें अच्छे से छुपा देना। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि हम अपनी लड़की को पीटते हैं। हाँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। मधुबाला तेजी से अंदर जाती है। चलो उठ, आज सब ठीक ठाक दिखना चाहिए। गौरी चुपचाप उठ जाती है। मधुबाला उसके हाथ पकड़कर उठाती है। क्रीम पाउडर, दुपट्टा सब निकाल लेती है। मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? चुप, आज बहुत सुंदर लगना है। वो गौरी के हाथों पैरों पर लगे पिटने के निशान मोटी क्रीम से ढकती है।
कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी देर में वो गौरी को बहुत सुंदर सजा देती है। मधुबाला गौरी को सबके सामने ले आती है। राघव उसे देखते ही मुस्कुरा देता है, लेकिन गौरी के हाथ पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं और पसीना ठंड में भी निकलने लगता है। यही है मेरी गौरी। गौरी की नजर राघव से मिलती है। अगर मम्मी को पता चल गया कि ये लड़का मुझे पसंद है और मैं भी इसे, तो मम्मी मेरी जान ले लेगी। हे भगवान, मुझे बचा लो। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो पीछे की तरफ हटने लगती है। मधुबाला उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। आंखें बड़ी बड़ी और मीठी आवाज होती है। अरे बेटा, यहीं बैठो, कहाँ जा रही हो? ये सब तुम्हें देखने के लिए आए हैं। गौरी चुपचाप बैठ जाती है और आंखें नीचे झुका लेती है। बेटा, तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे तो सब आता है। शर्मा रही है भाभी, मैं चाय ले आती हूँ। वो जल्दी से अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी ट्रे में चाय लेकर आती है। सबको चाय देती है। नजरें झुकी होती हैं और उंगलियां कांप रही होती हैं। वो बिना कुछ कहे फिर से अंदर चली जाती है। बहन जी, हमें शादी इसी महीने में करनी है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। आप चाहे तो इसी हफ्ते में सब तय कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में शादी कर देंगे। गौरी दीवार से टिककर खड़ी होती है और सब सुनती है। उसकी धड़कनें बहुत तेज होती हैं। शादी? क्या यही मेरी आजादी होगी या एक नया डर? कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। दरवाजे पर कलश रखा होता है। कमला देवी थाली हाथ में लिए खड़ी होती हैं। आओ बहू, इस घर में लक्ष्मी बनकर कदम रखो। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हल्का सा लहंगा उठाती है। जैसे उसका पांव आगे आता है, पैर बहुत लंबा गहरा निशान साफ दिख जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने डंडी से जोर से मारा हो। कमला देवी की नजर उसी पल उस निशान पर पड़ जाती है। ये निशान कैसा? कमला देवी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराते हुए स्वागत करती हैं। धीरे से बहू, संभल कर। क्या सासू माँ ने मेरा निशान देख लिया? अगली सुबह गौरी चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठी होती है। हाथ आपस में मरोड़ रही होती है। आज मेरी पहली रसोई है। मुझे कुछ भी तो नहीं पता यहाँ का। नीचे जाऊं या नहीं जाऊं? अगर नीचे गई और कुछ गलत हो गया तो सब डांटेंगे। नहीं, शायद यहीं बैठी रहूं। जब बुलाएंगे तब जाऊंगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज होती है। गौरी बेटा। जी मम्मी जी। दरवाजा खुलता है। कमला देवी हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आती हैं। ले बेटा नाश्ता। मम्मी जी, आप ऊपर क्यों ले आई हैं? मैं नीचे आ जाती। तू नीचे नहीं आई ना, तो मैं ऊपर ले आई हूँ। अभी नया नया घर है ना बेटा, तुझे घुलने मिलने में टाइम लगेगा। हाँ मम्मी जी। आज पहली रसोई है, डर लग रहा है थोड़ा सा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं आएगा वो हम सिखा देंगे। अच्छा बेटा, तुझे कहाँ घूमने का मन है? घूमने? हाँ, तू हमें बता दे, हम तेरी टिकट करवा देंगे। पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो जो आपको सही रहेगा वही मेरे लिए सही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन भर गौरी पूरे घर का काम करती रहती है। किसी से ज्यादा बात नहीं, बस काम और चुप रहती है। शाम होते ही वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। न टीवी, न हंसी, न बातचीत, और सबसे अलग बात, वो सबके साथ खाना भी नहीं खाती है। मम्मी, भाभी को घर में आए कई दिन हो गए हैं। लगता है भाभी हमसे घुल मिल नहीं पा रही है। मुझे लगता है मम्मी, आप उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते हो। नहीं बेटा, मैं तो रोज करती हूँ। रोज जाती हूँ उससे बात करने, लेकिन वो बात ही नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे मुझसे डर रही हो। मैं अभी आती हूँ। गौरी जमीन पर बैठी होती है और थाली सामने रखी होती है। नेहा दरवाजा खोलकर अंदर आती है। भाभी। जी दीदी, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो? दीदी, मैं अकेले ही खाना खा लूंगी। नेहा उसकी बात नहीं सुनती। वो आगे बढ़कर गौरी का हाथ पकड़ लेती है। नहीं भाभी, आज से खाना आप हमारे साथ ही खाओगी। पर दीदी, वरना देख लेना, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। गौरी पहली बार थोड़ी सी मुस्कुराती है। नेहा गौरी को अपने साथ बिठा देती है। आओ बेटा, खाना खाओ। आज तो घर पूरा लग रहा है। नेहा खुद गौरी को खाना परोसती है। भाभी, ये आपकी पसंद की सब्जी है। नेहा कांपते हाथों से निवाला उठाती है। नेहा खुद गौरी को एक निवाला खिलाती है। ऐसे नहीं, आराम से खाओ। दीदी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर रोज ऐसा ही लगेगा। गौरी पहली बार सबके साथ बैठकर खाती है और पहली बार घर जैसा महसूस करती है। अगला दिन सुबह गार्डन में हल्की धूप में फूलों के बीच गौरी अकेली बेंच पर बैठी होती है। उसकी हरकत बहुत अजीब होती है। उसके माथे और गर्दन पर पसीना साफ दिख रहा होता है। नहीं नहीं, सब ठीक है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं। ड्राइंग रूम में ससुर जी खिड़की से गार्डन की तरफ देखते हैं। वो अचानक चौंक जाते हैं। अरे नेहा, कमला, जल्दी आओ यहाँ।
नेहा और कमला देवी भागते हुए बाहर आते हैं। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? तीनों की नजर गौरी पर पड़ जाती है। गौरी का शरीर कांप रहा होता है, वो पसीने में पूरी तरह भीगी होती है। मम्मी, भाभी ठीक नहीं लग रही है। तीनों जल्दी से गौरी के पास पहुंचते हैं। बेटा क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कांप क्यों रही है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। वो वहां से तेजी से चलने लगती है। सब उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। भाभी ने अपने मायके में कुछ बहुत बुरा झेला है, जिस वजह से उन्हें ट्रॉमा हो गया है। जो अभी उनके साथ हुआ है उसे प्रैंक अटैक कहते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। वो कितनी जल्दी उठकर चली गई। वो हमसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती। इसका सिर्फ एक इलाज है। अरे हमें उसे बाहर खुले माहौल में घुमाने लेकर जाना होगा ताकि उसका दिमाग हल्का हो सके और उसे महसूस हो कि अब वो सुरक्षित है। कमला देवी और नेहा एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिला देते हैं। अगले दिन गौरी और राघव नीचे जाने ही वाले होते हैं कि कमला देवी सामने आकर उन्हें रोक लेती है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो अपने पर्स से 2 टिकट निकाल कर आगे बढ़ाती है। लो बेटा, मैंने तुम दोनों की मनाली की टिकट करा दी है। मम्मी जी, कैसे? मैं? हाँ बेटा, तुम दोनों घूम कर आओ। खुली हवा में रहोगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। और वैसे भी शादी के बाद तुम कहीं नहीं गए। अरे चलो, ये ट्रिप सिर्फ हमारी होगी। गौरी की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो दोनों अगले दिन मनाली जाते हैं। बस से उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आता है। गौरी गहरी सांस लेती है। यहाँ की हवा कितनी अलग है। मैं तो पहली बार इतनी दूर आई हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी फ्रेश एयर। अब तो हर साल तुम्हारी ऐसी ट्रिप लगेगी। गौरी पहली बार दिल से मुस्कुरा देती है। चलते चलते गौरी धीरे धीरे बोलने लगती है। पहले मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ आकर लग रहा है कि सांस लेना भी आजादी है। राघव कुछ नहीं कहता, बस उसकी बातें सुनता है। बस उसके साथ चलता रहता है। अगले दिन चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। राघव मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगता है। इधर देखो, स्माइल। अचानक एक बर्फ का गोला राघव की जैकेट पर लगता है। राघव चौंक कर देखता है। आप बताओ, फोटो अच्छी आई है या नहीं? अरे तुम तो बड़ी नौटंकी निकली। रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। वो भी बर्फ उठाता है और गौरी को मारता है। अरे नहीं नहीं। दोनों तेज तेज हंसते हुए स्नो फाइट करने लगते हैं। ट्रिप खत्म होने के बाद गौरी और राघव घर में कदम रखते हैं। दोनों थके हुए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी ताजगी होती है। राघव बैग को एक साइड में रख देता है। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी कमला देवी सामने से आती है। अरे बेटा, अब बैग खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों मम्मी? अब तो दोबारा पैक करने की तैयारी कर लो। गौरी और राघव एक दूसरे को देखते हैं। ये तो बस तुम दोनों की ट्रिप थी, अब हम पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएंगे। गौरी हल्की सी घबरा जाती है। तभी नंद हंसते हुए बोलती है, मम्मी ट्रिप तो ठीक है, लेकिन भाभी को शॉपिंग भी तो करनी पड़ेगी। गौरी धीरे से आंखें उठाती है। नेहा गौरी का हाथ पकड़कर उसे मार्केट लेकर जाती है। चारों तरफ भीड़, रोशनी, आवाजें। गौरी रुक जाती है। वो चारों ओर देखती ही रह जाती है। यहाँ इतनी भीड़ है और इतनी सुंदर चीजें। भाभी, आप पहले कभी मार्केट नहीं आई क्या? आप ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हैं? गौरी कुछ नहीं बोलती, बस हल्की सी मुस्कान आती है। तुम्हें क्या बताऊं मैं तो आज 20 साल बाद मार्केट आई हूँ। चलो भाभी, ये देखो। गौरी कपड़ों को ऐसे छूती है जैसे पहली बार देख रही हो। ये इतने सॉफ्ट है। भाभी, आप तो सच में पहली बार सब देख रही हो। नेहा उसे एक सुंदर विंटर ड्रेस पहनाकर शीशे के सामने खड़ा करती है। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। गौरी शीशे में खुद को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में मैं हूँ? हाँ भाभी, और अब ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगले दिन सब लंदन जाते हैं। लंदन एयरपोर्ट के बाहर सब लोग कोट और स्कार्फ में लिपटे होते हैं। अरे वाह, तो यही है लंदन। गौरी चारों तरफ देखती है। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें, लोगों की अलग भाषा, अलग चाल ढाल। ये जगह तो किसी सपने जैसी है। राघव मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। सब लोग एक प्यारी सी कॉफी शॉप में बैठते हैं। अंदर हल्की म्यूजिक बज रही होती है। भाभी, आप क्या पियोगी? जो तुम लोग पियो वही ठीक है। आज तुम खुद डिसाइड करोगी। वेटर आता है। योर ऑर्डर। एक कैपेचिनो। सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। वाह बेटा वाह राघव, तू तो मेरी बहू को हल्के में ले रहा था। कॉफी आती है। गौरी पहला सिप लेती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतनी अच्छी खुशबू और स्वाद भी बहुत अलग है। भाभी, लंदन की कॉफी अब आपको इंडिया की चाय भुला देगी। सब हंस पड़ते हैं। गौरी भी खुलकर हंसती है। सब लोग सड़क पर घूमते हैं। बस से उतरकर पुरानी इमारतों को देखते हैं। यहाँ की सड़कें इतनी खुली है, मुझे लग रहा है मैं खुद भी खुलती जा रही हूँ।
यही तो चाहते हैं हम बेटा, तू खुले दिल से जिंदगी जिए। एक जगह सब लोग फोटो खिंचवाते हैं। गौरी स्माइल करो। गौरी मुस्कुराती है, पहली बार बिना डर के, बिना झिझक के। रात को होटल के कमरे की बालकनी में हल्की हवा चल रही होती है। लंदन की रात जगमगा रही होती है। गौरी कुर्सी पर बैठी चुपचाप ड्राइंग बना रही होती है। तभी नंद पीछे से आती है और कुछ देर चुपचाप उसे देखती रहती है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। हाँ, ड्राइंग बनाना मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। नेहा पास रखी ड्राइंग्स उठाकर देखने लगती है। एक के बाद एक, कहीं चिड़िया पिंजरे में बंद, कहीं जानवर सलाखों के पीछे, कहीं एक इंसान का मुंह टेप से बंद, और हर ड्राइंग में पिंजरा होता है। एक आखिरी ड्राइंग अक्षरों से बनी होती है, मैं अशुद्ध हूँ। नेहा चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। भाभी, आपने इन ड्राइंग्स में ये क्यों लिखा है? ये ड्राइंग्स बहुत डीप मीनिंग की लग रही है। गौरी घबरा जाती है, जल्दी से सारी ड्राइंग समेटने लगती है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उठकर जाने लगती है, तभी नंद उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती। भले ही मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बहन ही हूँ। गौरी की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। भाभी, आप मुझसे अपना हर दुख शेयर कर सकती हैं। आपका दर्द हल्का हो जाएगा। और मुझे पता है आपको पैनिक अटैक आते हैं। जरूर कोई बहुत बड़ा दर्द है। मैं एक बार मेले में गुम हो गई थी। जब घर लौटी तो मेरी मम्मी ने कहा मैं अशुद्ध हूँ। उसी दिन से मुझे एक कमरे में बंद करके रख दिया। 20 साल मैं उसी कमरे में बंद रही। बाहर की दुनिया सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से देखी। मैं तो सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे जिंदगी भर के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया। भाभी, आपको अब ऐसा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन नेहा कमला देवी और मोहन जी के सामने खड़ी होती है। मम्मी पापा, भाभी ने मुझे अपना पूरा सच बता दिया है। उनके मायके वालों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। मुझे तब भी शक था बेटा, उनके हाथ पैर पर इतने पिटाई के निशान। दिल करता है अभी पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। मुझे पता है बेटा। नहीं मम्मी, अब गौरी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे उस घर का मुंह दोबारा नहीं देखने देंगे। हमें बस उसकी जिंदगी संवारनी है। कमरे में गौरी खिड़की के पास खामोशी से बैठी होती है। कमला देवी धीरे से पास आती है। तू कितने दुख झेल कर आई है। आज से तू मेरी बेटी है। तुझे घर जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मायका बना पिंजरा और मेरा ससुराल आजादी का जरिया। कमला देवी उनके सिर पर हाथ रखती है। हाँ बेटा, अब से ये तेरी आजादी का जरिया ही नहीं, ये तेरा असली घर है, जहाँ हर पिंजरे का ताला है। हाँ बेटा, अब उस घर की सारी पुरानी यादें भूलकर हम सबको अपना ले। हम तुझे कभी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। अगर मुझे पता होता कि उन लोगों ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रखा है तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाता। वो रोना धोना करने वाली पुरानी गौरी थी। अब से अपने नए परिवार के साथ ये हंसती खेलती गौरी रहेगी। सब उसे प्यार से गले लगा लेते हैं।